स्वागत है आज के इस खास डीप डाइव में। मैं आपकी होस्ट हूं और आज मेरे साथ हमारे भूगोल और पर्यावरण के एक्सपर्ट मौजूद हैं। इससे पहले कि हम आज के इस बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलें, हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी हब 1 को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। जी बिल्कुल, नमस्कार। और मैं कहूँगा कि जो लोग भी हमें सुन रहे हैं वो इस चर्चा को अंत तक जरूर सुने। बिल्कुल। अक्सर जब हम भूगोल की किताबों में किसी नक्शे को देखते हैं तो वो बिल्कुल सपाट लगता है। मतलब बस कुछ खींची हुई रेखाएं होती हैं, कुछ अलग अलग रंग। सही बात है ना? जैसे किसी ने कोरे कागज पर बस कुछ लकीरें खींच दी और उन्हें अलग अलग राज्यों या देशों का नाम दे दिया हो। ये एक बहुत ही आम नजरिया है। हम भौगोलिक संरचनाओं को बस एक 2 डायमेंशनल, दो आयामी। जी 2 आयामी पन्ने की तरह देखने के आदी हो जाते हैं। सतह के ऊपर क्या उठ रहा है और सतह के नीचे क्या छिपा है, वो अक्सर किताबों के पन्नों में ही दब जाता है। लेकिन जब हम पहाड़ों के बारे में सोचते हैं तो अचानक वो सपाट नक्शा हमारे दिमाग में जीवंत हो उठता है। पहाड़ उन खींची हुई इंसानी रेखाओं को चीरते हुए सीधे आकाश की तरफ उठते हैं। बिल्कुल। हमारी धरती की और खासतौर पर भारत की असली कहानी तो ये विशाल पर्वत ही बयां करते हैं। और आज के इस डीप लाइव में हमारा लक्ष्य बिल्कुल यही है। और ये बहुत जरूरी लक्ष्य है। जी, हमारे पास स्रोतों और स्लाइड्स का एक पूरा स्टैक मौजूद है जिनमें भारत के उन 8 प्रमुख पर्वतों की जानकारी दर्ज है जो बार बार अक्सर हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम इन स्लाइड्स को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि इनका गहराई से विश्लेषण करेंगे ताकि ये समझ सकें कि भूगोल, संस्कृति और प्रकृति आपस में कैसे जुड़े हैं। बिल्कुल, और यही इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। परीक्षाओं में ये सवाल सिर्फ रटने के लिए नहीं दिए जाते। सही बात है। अगर कोई भी विद्यार्थी या जिज्ञासु इंसान इन पर्वतों के पीछे के विज्ञान और इतिहास को समझ ले तो उसे कभी कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली। और ये चर्चा उन सभी श्रोताओं के लिए एक शॉर्टकट साबित होने वाली है जो बिना भारी भरकम किताबों में उलझे एक ही झटके में भारत के भौगोलिक ढांचे को समझना चाहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी स्रोत सामग्री की पहली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए। ये स्लाइड हमें सीधे हिमालय के मुकुट तक ले जाती है। हिमालय, जो भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे युवा और सबसे हलचल भरी पर्वत श्रृंखला है। हमारी पहली स्लाइड हमें सिक्किम के कंचनजंगा के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी देती है। स्रोत में स्पष्ट लिखा है कि ये भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। अब दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी होना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है वो है इसका एक सीमा पर होना। और यहीं पर देखिए भूगोल राजनीति से जुड़ जाता है। कंचनजंगा सिर्फ बर्फ और पत्थर का एक ढेर नहीं है। अच्छा। जब हम कहते हैं कि ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है तो हमें इसके निर्माण के तंत्र को समझना होगा। करोड़ों साल पहले जब भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, वो बड़ी टक्कर, हाँ, तो उस भीषण टक्कर का जो सबसे विशाल और ऊंचा परिणाम निकला, कंचनजंगा उसी का एक हिस्सा है। और इसका सिक्किम और नेपाल की सीमा पर होना इसे एक बहुत ही दुर्जेय और अभेद्य प्राकृतिक दीवार बनाता है। वाओ! मतलब ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक भौगोलिक ढाल है। कंचनजंगा की ये सीमा वाली बात मुझे हमारे स्रोत की अगली स्लाइड की तरफ ले जाती है जो उत्तराखंड में स्थित नंदा देवी के बारे में है। नंदा देवी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पेच है। स्लाइड का तथ्य कहता है कि नंदा देवी पूरी तरह से भारतीय सीमा के भीतर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। जी। इसके साथ ही स्लाइड ये भी बताती है कि इसके चारों ओर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। बिल्कुल। अब कंचनजंगा और नंदा देवी के बीच ये जो अंतर है ये मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। कैसे? मतलब क्या हम कंचनजंगा को 2 देशों का एक साझा स्मारक और नंदा देवी को पूरी तरह से भारत का एक निजी खजाना कह सकते हैं? निजी खजाना शब्द सुनने में बहुत भावुक और देशभक्ति से भरा लगता है। लेकिन क्या? लेकिन अगर हम इसे विशुद्ध पारिस्थितिक और वैज्ञानिक नजरिए से देखें
तो ये तुलना थोड़ी भ्रामक हो सकती है। नंदा देवी निश्चित रूप से भौगोलिक रूप से पूरी तरह से भारत के भीतर है, और इसीलिए परीक्षाओं में ये सवाल एक ट्रिकी सवाल के रूप में बार बार आता है कि पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अच्छा, तो ये एग्जाम का फेवरेट सवाल है। बिल्कुल, लेकिन जब हमारी स्लाइड ये बताती है कि इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर का दर्जा मिला है, तो निजी खजाना वाली बात पीछे छूट जाती है। ओहो, तो यूनेस्को का टैग लगने से इसका पूरा नजरिया ही बदल जाता है। एकदम बदल जाता है। यूनेस्को विश्व धरोहर का मतलब है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का पारिस्थितिकी तंत्र, वहाँ पाए जाने वाले हिम तेंदुए, दुर्लभ अल्पाइन वनस्पतियां और वहाँ का पूरा बायोस्फीयर इतना अनूठा और नाजुक है कि वो ग्लोबल हो गया है। जी, वह पूरी मानवता की साझी विरासत बन गया है। यह सिर्फ एक देश की संपत्ति नहीं है, बल्कि ग्लोबल क्लाइमेट और जैव विविधता के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये एक ऐसा सुरक्षित गढ़ है जहां प्रकृति अपने सबसे शुद्ध रूप में बची हुई है। ये सच में नजरिया बदलने वाली बात है कि कैसे एक पहाड़ राष्ट्रीय गौरव भी हो सकता है और साथ ही पूरी दुनिया की साझी जिम्मेदारी भी। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, हिमालय की इन बर्फीली, युवा और खतरनाक ऊंचाइयों से निकलकर अब हम अपने स्रोत की अगली स्लाइड की मदद से भारत के हृदय की ओर बढ़ते हैं, मध्य भारत की तरफ। जी, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के धूपगढ़ की। भारत का मध्य भाग, जो अपनी भूवैज्ञानिक स्थिरता के लिए जाना जाता है। हिमालय के मुकाबले यहाँ की धरती बहुत पुरानी और शांत है। हमारी स्लाइड के अनुसार धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जो पचमढ़ी में स्थित है। लेकिन जो बात इसे बाकी पहाड़ों से बिल्कुल अलग करती है वो है इसका दूसरा बिंदु। वो क्या है? स्लाइड कहती है कि ये अपने खूबसूरत सूर्यास्त मतलब सनसेट के नज़ारों के लिए पर्यटकों में बेहद लोकप्रिय है। मुझे ये सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे धूपगढ़ कोई पहाड़ कम और एक विशाल प्राकृतिक थिएटर ज्यादा हो। प्राकृतिक थिएटर? हाँ, जहाँ लोग रोज शाम को ढलते सूरज का नाटक देखने जमा होते हैं। हाँ, प्राकृतिक थिएटर का ये रूपक बहुत ही शानदार है। शुक्रिया। लेकिन इसके पीछे के तंत्र को समझना और भी ज्यादा जरूरी है कि आखिर धूपगढ़ को ये थिएटर वाला आकार मिला कैसे? कैसे मिला? देखिए, हिमालय की चोटियां बहुत नुकीली और तीखी होती हैं। वहां खड़े होकर सूर्यास्त देखना बहुत मुश्किल और खतरनाक है। सही बात है, गिरने का डर रहता है। बिल्कुल, लेकिन सतपुड़ा की पहाड़ियां ब्लॉक पर्वत हैं, मतलब ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक पर्वत, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि धरती के भीतर दरारें पड़ने की वजह से जमीन का एक विशाल हिस्सा एक ब्लॉक की तरह ऊपर उठ गया है। अच्छा, इसीलिए इन पहाड़ों के ऊपर का हिस्सा अक्सर सपाट होता है, जैसे कोई छत या मेज हो। ओहो, अब समझ आया। इसी सपाट भौगोलिक संरचना के कारण धूपगढ़ में पर्यटकों को खड़े होने के लिए एक सुरक्षित और चौड़ा स्थान मिलता है, और ऊंचाई की वजह से उन्हें क्षितिज यानी होराइजन बिल्कुल साफ दिखाई देता है। यही भौगोलिक कारण है जो धूपगढ़ को सनसेट के लिए इतना प्रसिद्ध बनाता है। ये कमाल का विश्लेषण है, यानी प्रकृति ने खुद ही दर्शकों के लिए एक सुरक्षित गैलरी बना दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इन धूप से तपते पठारों से हमारी अगली स्लाइड हमें एक ऐसी जगह ले जा रही है जो हमारी आम धारणाओं को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। स्रोत हमें सुदूर पूर्वोत्तर में नागालैंड के सारामती पर्वत तक ले जाता है। सारामती, जो भारत म्यांमार सीमा पर एक प्रहरी की तरह खड़ा है। बिल्कुल, स्लाइड के तथ्य बहुत स्पष्ट हैं। ये नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है और भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। जी। लेकिन इस स्लाइड का जो दूसरा हिस्सा है वो मुझे एक बड़ा भौगोलिक झटका दे रहा है। अच्छा, ऐसा क्या है उसमें? स्रोत कहता है कि यह चोटी सर्दियों में बर्फ से ढकी रहती है और अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जानी जाती है। अब देखिए, जब भी कोई पूर्वोत्तर भारत के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में घने सदाबहार जंगल, भारी बारिश और उमस भरे मौसम की तस्वीर उभरती है। बिल्कुल ट्रॉपिकल मौसम। हाँ, तो नागालैंड में बर्फबारी, क्या ये पूर्वोत्तर के उस उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल छवि के बिल्कुल उलट नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब उलझन है, और यही कारण है कि सारामती भूगोल के छात्रों के लिए इतना महत्वपूर्ण विषय है। ऐसा क्यों? यहाँ हमें अक्षांश यानी लैटिट्यूड और ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड के बीच की लड़ाई को समझना होगा। ओके। आमतौर पर भूमध्य रेखा के इतने करीब होने के कारण पूर्वोत्तर भारत में घने वर्षावन ही पाए जाने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सारामती की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि वो अक्षांश के नियमों को मात दे देती है,
जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान गिरता है। यानी सारामती अपनी ऊंचाई के कारण खुद अपना एक अलग मौसम बना रहा है। एकदम सही। सारामती एक संक्रमण क्षेत्र या ट्रांजिशन जोन बन जाता है। ट्रांजिशन जोन? हाँ, पहाड़ के निचले हिस्से में आपको नागालैंड के टिप घने और गर्म जंगल मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप चोटी की तरफ बढ़ेंगे वनस्पति बदलती जाएगी और बिल्कुल ऊपरी हिस्से में सर्दियों के दौरान आपको अल्पाइन जलवायु मिलेगी जहां बर्फ गिरती है। अरे वाह! एक ही पहाड़ पर जलवायु का ये जो नाटकीय बदलाव है, यही इसकी समृद्ध जैव विविधता का सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, तो दोनों तरह के मौसम का फायदा मिलता है? बिल्कुल। यहाँ ऐसे जीव और पौधे मिलते हैं जो दोनों तरह के मौसमों में ढल चुके हैं। ये सच में अकल्पनीय है कि कैसे एक ही पहाड़ के निचले हिस्से में बारिश का जंगल हो सकता है और चोटी पर बर्फ की चादर। प्रकृति के अपने चमत्कार हैं। बिल्कुल। अब प्राकृतिक सुंदरता और जलवायु के इन चमत्कारों से आगे बढ़ते हुए हमारे स्रोत हमें उन पर्वतों की ओर ले जा रहे हैं जिनका जुड़ाव सिर्फ पत्थरों से नहीं है। तो और किससे है? उनका जुड़ाव इंसानी इतिहास और पौराणिक कथाओं की गहरी जड़ों से है। हमारी अगली स्लाइड राजस्थान के गुरु शिखर के बारे में बात करती है। गुरु शिखर, जो अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा बिंदु है। जी, स्लाइड के तथ्य बताते हैं कि यह अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है जो माउंट आबू में स्थित है। हाँ। यहाँ से अरावली की पहाड़ियों का अद्भुत दृश्य दिखता है और प्रसिद्ध दत्तात्रेय मंदिर यहीं स्थित है। सही बात है। और इसी तरह हमारी अगली स्लाइड भी एक बहुत ही प्राचीन श्रृंखला के बारे में है, ओडिशा का महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा। हाँ, स्लाइड कहती है कि यह पूर्वी घाट की एक प्रमुख चोटी है जो ओडिशा के गजपति जिले में है और इसका सबसे खास पौराणिक तथ्य यह है कि इस पर्वत का संबंध भगवान परशुराम की तपस्या से है। अरावली और पूर्वी घाट ये दोनों ही भारत के सबसे पुराने भूवैज्ञानिक ढांचों में से हैं। अच्छा? जी, ये हिमालय से करोड़ों साल पुराने हैं। ओहो, यहीं पर मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। बताइए। जब हम गुरु शिखर पर दत्तात्रेय मंदिर को देखते हैं और महेंद्रगिरी को भगवान परशुराम की तपस्या से जोड़ते हैं, तो क्या ये महज एक इत्तेफाक है? कैसा इत्तेफाक? मतलब पश्चिम में अरावली और पूर्व में पूर्वी घाट, हमारे इन दोनों प्राचीन पहाड़ों को हमेशा आध्यात्म से ही क्यों जोड़ा गया है? क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि आसमान से संपर्क साधने वाले कोई विशाल प्राकृतिक एंटीना हो, जैसे ऊंचाइयां हमेशा से ध्यान लगाने के लिए ही बनी हो? प्राकृतिक एंटीना वाली ये बात दार्शनिक रूप से बहुत ही सुंदर और काव्यमय लगती है। लेकिन अगर हम इसके पीछे के असली ऐतिहासिक और भौगोलिक तंत्र को समझे तो कहानी थोड़ी अलग और ज्यादा व्यवहारिक हो जाती है। अच्छा, वो कैसे? ये सिर्फ आसमान के करीब होने की बात नहीं है। अरावली और पूर्वी घाट, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही प्राचीन श्रृंखलाएं हैं। हाँ, हिमालय से भी पुरानी। बिल्कुल। करोड़ों सालों की हवा और बारिश ने इन्हें घिस-घिस कर बहुत छोटा कर दिया है। आज जो चोटियां जैसे गुरु शिखर खड़ी हैं, वे दरअसल उन पहाड़ों का सबसे कठोर और मजबूत पत्थर हैं जो समय की मार झेल गए। तो इसका अध्यात्म से क्या संबंध हुआ? मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। संबंध सुरक्षा और एकांत से है। सुरक्षा? प्राचीन काल में जब कोई ऋषि या तपस्वी ध्यान के लिए जगह खोजता था तो उसे सिर्फ शांति नहीं चाहिए थी, उसे बाढ़, जंगली जानवरों और हमलावर सेनाओं से सुरक्षा भी चाहिए थी। ओहो, अब समझिए। ये जो कठोर पत्थरों वाली प्राचीन चोटियां थी, ये आसपास के मैदानी इलाकों से एकदम अलग-थलग और ऊंची थी। इन तक पहुंचना मुश्किल था। तो कोई आसानी से डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। एग्जैक्टली। इस भौगोलिक एकांत और सुरक्षा ने इन्हें तपस्या और बाद में मंदिरों के निर्माण के लिए सबसे तार्किक जगह बना दिया। वाओ! तो हम कह सकते हैं कि भूगोल ने आध्यात्म को एक सुरक्षित पनाह दी, न कि ये पहाड़ जन्म से ही कोई एंटीना थे। यह विश्लेषण बहुत ही गहरा है। यानी भूगोल ने मानव इतिहास और आस्था के फलने फूलने के लिए एक मंच तैयार किया। बिल्कुल सही। इन प्राचीन और आध्यात्मिक श्रृंखलाओं से सफर करते हुए अब हम अपनी स्रोत सामग्री के आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा, यानी दक्षिण भारत। एकदम सही। हमारी अगली स्लाइड केरल की अनामुडी चोटी के बारे में है और इसके तथ्य बहुत ही शक्तिशाली हैं। दक्षिण भारत का भूगोल पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के इर्द गिर्द घूमता है और अनामुडी इसका सबसे चमकता हुआ सितारा है। स्लाइड में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये पश्चिमी घाट और पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है और ये एराविकुलम नेशनल पार्क में स्थित है।
अब यहाँ मेरे मन में एक सीधा सा सवाल उठता है। जी पूछिए। जब हम किसी चोटी को दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहते हैं, तो क्या ये सिर्फ उसकी ऊंचाई को नापने का एक तरीका है? अच्छा। या फिर एराविकुलम नेशनल पार्क के बिल्कुल बीचों बीच इसका होना इसे कोई बहुत बड़ा और अलग भौगोलिक महत्व देता है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। दक्षिण भारत का एवरेस्ट सिर्फ एक उपनाम नहीं है। तो फिर क्या है? अगर हम पश्चिमी घाट की पूरी भौगोलिक संरचना को देखें तो अनामुडी सिर्फ एक ऊंचा पत्थर नहीं है, ये एक विशाल प्राकृतिक अवरोध या बैरियर है। बैरियर किसको रोकता है ये? मॉनसून को। जब दक्षिण पश्चिम मॉनसून की हवाएं अरब सागर से भारी मात्रा में नमी लेकर आती हैं तो वे सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराती हैं। अनामुडी अपनी विशाल ऊंचाई के कारण इन हवाओं को आगे बढ़ने से रोक लेता है और उन्हें ऊपर उठने पर मजबूर करता है। जिसके कारण हवाएं ठंडी होती हैं और भारी बारिश होती है। बिल्कुल। और इसी भारी बारिश के कारण अनामुडी के पश्चिमी ढलानों पर और एराविकुलम नेशनल पार्क में वे दुनिया के सबसे घने और अनूठे शोला जंगल शोला फॉरेस्ट्स पनपते हैं। अरे वाह, तो ये मौसम भी बदल रहा है। जी, ये चोटी न केवल पूरे दक्षिण भारत के मौसम को नियंत्रित करती है, बल्कि ये उन हजारों दुर्लभ वनस्पतियों और जीवों जैसे नीलगिरी तहर, ये एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो एराविकुलम में पाए जाते हैं। अगर अनामुडी वहां नहीं होता तो दक्षिण भारत का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र और वहां का मौसम आज जैसा है वैसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए इसे एवरेस्ट कहना इसकी पारिस्थितिकी सर्वोच्चता को दर्शाता है, सिर्फ ऊंचाई को नहीं। क्या बात है। यानी ये सिर्फ ऊंचाई का राजा नहीं है, बल्कि जीवन का प्रदाता भी है। एकदम सही। और दक्षिण भारत की बात हो और हम नीलगिरी की पहाड़ियों का जिक्र न करें, ये तो हमारी इस यात्रा के साथ नाइंसाफी होगी। बिल्कुल। हमारे स्रोत की आखिरी स्लाइड हमें तमिलनाडु के डोड्डा बेट्टा तक ले जाती है। डोड्डा बेट्टा, नीलगिरी का मुकुट। स्लाइड के तथ्य कहते हैं कि ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जो ऊटी के पास स्थित है। यहाँ से नीलगिरी की पहाड़ियों और मैसूर के पठार का बिल्कुल साफ नजारा देखा जा सकता है। इसे पढ़कर तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद एक विशाल ऑब्जर्वेशन डेक या एक बालकनी बना दी हो। बालकनी। कोई भी इंसान पूरी धरती के विस्तार को एक कैनवस की तरह देख सकता है। ये ऑब्जर्वेशन डेक वाली बात बिल्कुल सटीक है, लेकिन ये डेक सिर्फ इसलिए खास नहीं है क्योंकि यहाँ से नजारा अच्छा दिखता है। तो और क्या खास है इसमें? इसके पीछे एक बहुत ही विशाल भूवैज्ञानिक घटना छिपी हुई है। अच्छा। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला दरअसल वो भौगोलिक गांठ है जिसे हम जियोलॉजिकल नॉट कहते हैं। हाँ। जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में आकर मिलते हैं और एक हो जाते हैं। ओहो, यानी ये दो अलग अलग दुनियाओं का मिलन स्थल है। बिल्कुल। तो जब कोई इंसान डोडा बेट्टा की चोटी पर खड़ा होकर मैसूर के पठार को निहारता है तो वो केवल एक खूबसूरत परिदृश्य नहीं देख रहा होता है। हाँ, वो दरअसल भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से के दो सबसे बड़े और प्राचीन भौगोलिक ढांचों के संगम स्थल के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा होता है। वाह। वो इस जगह को महसूस कर रहा होता है जिसने लाखों सालों से दक्षिण भारत के आकार को बांध कर रखा है। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज के इस डीप डाइव में हमने स्रोत में दी गई स्लाइड दर स्लाइड जानकारी के जरिए कितना कुछ अनपैक किया है। ये कोई साधारण सफर नहीं था। बिल्कुल नहीं। अगर हम मुड़कर देखें तो हमने उत्तर की उन बर्फीली और टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से बनी चोटियों से शुरुआत की, जहां कंचनजंगा एक विशाल दीवार की तरह खड़ा है। हाँ, और नंदा देवी यूनेस्को की छत्रछाया में पूरी दुनिया की एक अमूल्य धरोहर है। फिर हम मध्य भारत के ब्लॉक पर्वतों तक आए, जहां धूपगढ़ एक सपाट छत की तरह सनसेट का मंच सजाता है। और हमने ये भी देखा कि कैसे नागालैंड का सारामती अपनी ऊंचाई के बल पर अक्षांश के नियमों को तोड़कर बिल्कुल पूर्वोत्तर में बर्फ और जैव विविधता का एक अनोखा संक्रमण क्षेत्र बनाता है। हमने प्राचीन अरावली के गुरु शिखर और पूर्वी घाट के महेंद्रगिरी के जरिए ये समझा कि कैसे कठोर भूगोल ने ही इंसानी आध्यात्म और तपस्या को सुरक्षा और एकांत प्रदान किया। सही बात है। और अंत में दक्षिण के एवरेस्ट अनामुडी से लेकर नीलगिरी की भूवैज्ञानिक गांठ डोड्डा बेट्टा तक, मेरा मतलब है डोड्डा बेट्टा तक, हमने इन 8 शिखरों का एक बेहद गहरा और तार्किक विश्लेषण किया। और यही वो बात है जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हर व्यक्ति को याद रखनी चाहिए। जब किसी परीक्षा का पेपर सेट करने वाला इन पहाड़ों को चुनता है तो वो ये नहीं देखना चाहता कि आपको कितनी ऊंचाइयां याद हैं। तो वो क्या देखना चाहता है? वो यह परखना चाहता है कि क्या आप भारत की भौगोलिक सीमाओं, हमारे मौसम को नियंत्रित करने वाले तंत्र, हमारे नेशनल पार्क्स की पारिस्थितिकी और हमारे प्राचीन सांस्कृतिक इतिहास को आपस में जोड़कर देख पा रहे हैं या नहीं। और यही ज्ञान की असली ताकत है।
सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। आज के सफर को खत्म करने से पहले स्रोत में दी गई जानकारियों से उपजा एक विचार है जो लगातार मेरे दिमाग में घूम रहा है। कौन सा विचार? आज हमने देखा कि कंचनजंगा नेपाल की सीमा पर स्थित है और सारामती म्यांमार की सीमा पर। इंसान ने हमेशा से नक्शों पर लकीरें खींचकर अपनी दुनिया को अलग-अलग हिस्सों में बांटने की कोशिश की है। बिल्कुल, लेकिन जरा सोचिए, क्या ये विशाल पर्वत असल में उन इंसानी सीमाओं और लकीरों को सीधे तौर पर चुनौती नहीं देते? बहुत गहरा सवाल है। जो हवाएं अनामुडी से टकराती हैं, जो बादल कंचनजंगा से उठते हैं, जो नदियां और जो जैव विविधता सारामती के जंगलों में पनपती है, हाँ। वे कोई राजनीतिक सीमा नहीं जानती, वे कोई पासपोर्ट या वीजा नहीं मानती। एकदम सही। क्या ये ऊंचे शिखर असल में प्रकृति के एक अखंड और अविभाज्य रूप को नहीं दर्शाते, जो हमें ये याद दिलाते हैं कि धरती अंततः एक ही है? बिल्कुल दर्शाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सुनने वालों को गहराई से विचार करना चाहिए। और इसी विचार के साथ हम आज की इस भौगोलिक चर्चा को यहीं विराम देते हैं।